तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ दिनों में देश में भी और प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। और इस बदलाव के लिए आप सब, हम सब तैयार रहें, क्योंकि बदलाव जिस तरीके का होगा उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, साथ ही साथ राज्य के मंत्रिमंडल में यानी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तौर पर फेरबदल होगा, साथ में जो निचले तबका यानी बी सी ग्रेड की भी का जो सरकारी सिस्टम है उसमें भी बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, बड़े सारे तबादले होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आफ्टर इफेक्ट और पोस्ट इलेक्शन इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और खास तौर पर अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। जो राजनीतिक बदलाव होंगे वो लोकसभा चुनाव के पहले की तैयारी होगी, और जो प्रशासनिक बदलाव होंगे वो नगर निकाय के चुनाव या विधानसभा के चुनाव के बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में, उसकी बानगी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। कई सारे जगहों पर इस बात का दबाव होगा क्योंकि अधिकारी बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं, तो नए अधिकारियों को मौका कैसे दिया जाए, उन किन नए अधिकारियों को मौका दिया जाएगा, ये सारी तब्दीलियां जो है वो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखाई पड़ेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जहां तक विस्तार है, ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बदलाव होने हैं उसमें कई सारे ऐसे मंत्री जो नॉन परफॉर्मर हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा इनको प्रदेश में उत्तर प्रदेश का चेहरा माना जाता है। मसलन कुछ ऐसे सांसद राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों जो जातियों का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में उनके उभरने का एक मादा है उनके अंदर है। और ये बात इस बार कर्नाटक के चुनाव में या दूसरे चुनाव में भी दिखाई पड़ी कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ राज्य के भी नेतृत्व का खासतौर पर क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव दिखना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा है और उनके चेहरे पर भी हाल में निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। अब रही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात, तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में विस्तार बहुत समय से माना जाता है, हालांकि अभी साल भर हुआ है सरकार को, लेकिन जो विस्तार होना था उस विस्तार में जो रिक्त सीटें हैं कुछ मंत्रियों को ने छोड़ा, यानी मसलन भूपेंद्र चौधरी जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष हो गए, लिहाजा उनकी कुर्सी खाली है। कुछ पहले से मंत्रिमंडल में रिक्त रखा गया था स्थान। माना जा रहा है करीब दर्जन भर मंत्रियों के या तो मंत्रिमंडल विभाग बदल जाएंगे या तो उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी। कुछ नए लोग इंडक्ट किए जाएंगे मंत्रिमंडल के अंदर और कुछ पुराने लोगों को बाय बाय किया जाएगा, नॉन परफॉर्मर्स को बाय बाय किया जाएगा। वजह यह है कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर में तो सरकार बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन विकास की योजनाओं को या जो विभागीय विकास की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतें अभी भी सरकार को आ रही हैं। आपने देखा पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा बजट जो है वो सरकार को विभाग को वापस करना पड़ा, करीब 8,000 करोड़ रुपए का। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही दिखाई पड़ती है यहाँ पर। कुछ और विभागों में इस तरीके से जो कामकाज की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार दो तरह की छवि लेकर के आएगी, एक तो कामकाज बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़े, कामकाज बहुत सारा पूरा हो गया हो कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल का 9वां वर्ष इस वक्त उसका चल रहा है, 9वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, 10वां वर्ष जो है यानी आखिरी वर्ष वो जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर इसको लेकर के तैयारी है। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि निकाय चुनाव में पूर्वांचल के कुछ जिलों में, सेंट्रल यूपी के कुछ जिलों में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई बीजेपी, और उसकी वजह माना जा रहा है कि वहाँ प्रशासनिक तौर पर बहुत सहयोग नहीं मिला स्थानीय नेतृत्व को। दूसरा, स्थानीय तौर पर भी जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उनके प्रति नाराजगी थी जनता के अंदर, जो उम्मीदवार उतारे गए थे उनके प्रति नाराजगी थी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा सत्तारूढ़ दल को। उन जगहों पर उनको चुनौती मिली, उन जगह उन पर हार मिली। कई ऐसे मंत्री हैं, मसलन सूर्य प्रताप शाही हो गए, कुछ और मंत्री हैं पूर्वांचल के अंदर जिनकी अपनी सीटों पर यानी जो उनकी मुख्य सीट की जो नगर पंचायत थी वहाँ पर भी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा भी रहा जहां सिलसिला टूटा, दयाशंकर सिंह बलिया की जो नगर पंचायत है वो वहां से बीजेपी को जीत भी मिली है। तो ऐसी जगह जहां पर 35 साल से बीजेपी नहीं जीती थी वहां बीजेपी जीत करके आई है, पर कई सारी जगहों पर बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो डीजीपी के अंदर बदलाव होना, डीजीपी की कुर्सी बदलनी है, नया डीजीपी यूपी में तय किया जाना। तो विजय कुमार एक बड़े दावेदार हैं क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, एक तो पॉलिटिकली भी बड़ा सूट करता है, साथ ही साथ उनके पास कार्यकाल है, अनुभव बड़ा अच्छा है। इनकाउंटर्स को भी लेकर के अगर आप बात करें तो जो इनकाउंटर्स आज आपको दिखाई पड़ते हैं, कभी एक जमाने में गोरखपुर के एसएसपी हुआ करते थे विजय कुमार, और बहुत सारे दनादन इनकाउंटर्स वहाँ उन्होंने किया था। बहुत सारी उनकी एक पूरी टीम है जो इस तरह के इनकाउंटर्स को वहाँ अंजाम दे रही थी। तब वहाँ पर माफियाओं का बड़ा असर हुआ
करता था वो डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, ठेकेदारों को उठा कर ले जाते थे बिहार में, नेपाल में, और वहाँ से उनसे अपहरण की फिरौती मांगा करते थे। तो उस नेक्सस को खत्म करने का काम जो है विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ था। तो इस दृष्टि से जो सरकार का एजेंडा है उसको स्टैब्लिश करने में, उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कंधा साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ उन पर भरोसा जताएं और उनको पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर मौका मिले। कुछ और अफसर दावेदार हैं, मसलन आनंद कुमार जो डीजी जेल थे अब डीजी कोऑपरेटिव है, लेकिन चूंकि जेल के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, मुख्तार और अतीक के मामले में हमने देखा किस तरीके से जेल तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाहियां हुई, कैसे जेल से साजिशें रची गई। तो उसका सारा ठीकरा आनंद कुमार पर फूटा और शायद यही वजह है कि उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें नियुक्ति होना बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें डीजी इंटेलिजेंस की कुर्सी जो मुख्यमंत्री के बेहद करीब होती है, उस कुर्सी पर जो है डीएस चौहान के रिटायर होने के बाद अब तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि कौन डीजी इंटेलिजेंस होगा, आबकारी विभाग, इसके अलावा गन्ना चीनी विभाग, इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग, इन सारे विभागों में भी कुछ बड़े फेरबदल जो है वो आने वाले महीने भर के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। आबकारी और गन्ना चीनी विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, वो रिटायर होने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो औद्योगिक विकास विभाग है उनके प्रमुख सचिव के कामकाज से मुख्यमंत्री खुश नहीं है। उसकी वजह है कि जो डिलीवरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के एक्सपेक्टेड थी वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में आपको दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, कई सारे चेहरे हटेंगे, कई सारे चेहरे शामिल होंगे। उनमें कोई आपके क्षेत्र का भी सांसद, राज्यसभा सांसद हो सकता है। इसी तरीके से योगी मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव होगा, कई सारे विधान परिषद के सदस्य या विधानसभा के नए चेहरे वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। राजनीतिक तौर पर चूंकि बीजेपी को चुनाव में जाना है, यूपी पर बड़ा दारोमदार है, 80 सीटें यहाँ पर हैं और एक बार फिर पुरानी सफलता 14 और 19 की बीजेपी पर दोहराने का दबाव है। तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव होगा, नए डीजीपी की नियुक्ति होगी, नए डीजी इंटेलिजेंस की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय कई सारे जिला अधिकारियों और एसएसपीज के भी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ऐसे में उनके कामकाज में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथ ही साथ एक और सूचना इस पर बड़ी दिलचस्पी होती है आवाम की, वो ये है कि जो तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके भी तबादले की नीति आने जा रही है। अगले 15 दिनों के अंदर सरकार उस नीति को घोषित करेगी और माना जा रहा है कि जून के महीने में ये पूरी तबादला नीति जो है वो लागू रहेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े तौर पर प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किए जा सकेंगे। आप सही वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल्स पर लगातार सक्रिय रहते हैं। आपके सुझाव, आपकी लाइक्स लगातार आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, ये तमाम सारी चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरी खबरों को, मेरे विश्लेषण को, मेरे दृष्टिकोण को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल अवनीश विद्यार्थी को फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हर बार जब नए मुद्दे को लेकर के, नई खबर, नए विश्लेषण को लेकर के हम आपके सामने आए तो आपको वो खबर आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो अवनीश विद्यार्थी ऑफिशियल के नाम से है या फिर मेरा जो ट्विटर हैंडल है @अवनीश विद्यार्थी, उसको फॉलो करिए और लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों को लेकर के, अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के और नौकरशाही से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के। जरूर आपका प्यार, आपका स्नेह लगातार मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा।